हेलो स्टूडेंट, यहाँ हम समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है, यानी जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को बताता है। कि मतलब ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। और ये 2 इयर्स की बैलेंस शीट के बेस पर बनाया जाता है। ये बिजनेस में कैश रिलेटेड एक्टिविटी के लिए बनाना ज़रूरी होता है, ताकि बिजनेस में पता लग सके कि कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो रही है, कि कितना कैश रिसिप्ट हो रहा है और कितने कैश की पेमेंट हो रही है। देन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इसमें कुछ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकाला जाता है कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश रिसिप्ट और पेमेंट है। देन इसमें कैश पेमेंट भी निकाली जाती है, कैश रिसिप्ट भी निकाली जाती है। एंड अभी हम स्टडी करेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहला ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि हम इससे कैश के सोर्स का बारे में पता लगा सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैश की पोजीशन चेंज होती रहती है। लॉन्ग टर्म में अचानक से स्ट्राइक या कोई नेचुरल रिसोर्सेज के कारण कैश की कंडीशन एकदम चेंज हो सकती है। इसलिए ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इससे मैनेजमेंट को कैश रिलेटेड एक्टिविटी में हेल्प मिलती है। एंड देन है कैश बजट, या कैश बजट प्रिपेयर करने में यूज़फुल होना। अब हम यहाँ समझेंगे कि ये कैश बजट कैसे प्रिपेयर करने में यूज़फुल होता है। कैश बजट कैश फ्लो से अलग होता है। कैश बजट होता है कि जो एस्टिमेशन के बेस पर तैयार किया जाता है। मतलब कैश बजट में एस्टिमेशन लगाया जाता है कि कितना कैश रिसिप्ट हो रहा है और कितनी कैश पेमेंट हो रही है। ये एस्टिमेशन के बेस पर फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयर एंडिंग में तैयार किया जाता है, इसलिए ये एक्चुअल होता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन विथ कैश बजट, कि कैश बजट से इसको कंपैरिजन किया जाता है कि हमने कौन कौन सी आइटम कैश बजट में दिखाई हैं और कौन सी कैश फ्लो में दिखाई हैं। नेक्स्ट है कैश की ट्रेंड, रिसिप्ट और पेमेंट का पता लगाना, कि मतलब कैश किस ढंग से रिसिप्ट हो रहा है, किस ढंग से पेमेंट हो रही है। अगला है कि ये अलग अलग एक्टिविटी से अलग अलग कैश फ्लो को बताता है। मतलब ये बताता है कि ऑपरेटिंग से कितना मिल रहा है, फाइनेंसिंग से कितना मिल रहा है, डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, मैनेजरियल डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। आउटसाइडर के लिए यूज़फुल है, बिकॉज आउटसाइडर कौन होते हैं? इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्रेडिटर वगैरह। क्योंकि वो बिजनेस के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर पता लगा सकते हैं कि बिजनेस में कितना कैश रिसिप्ट है और कितना पेमेंट हो रही है। अब हमने ये तो स्टडी कर लिया, देन इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। तो इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला है ये बिजनेस की सूटेबिलिटी को, लिक्विडिटी को जानने के लिए ओनली वन मेज़र नहीं है। बिकॉज जो कह रहा है कि लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करना। कि अगर हम बिजनेस की लिक्विडिटी को जानना चाहते हैं तो इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि लिक्विडिटी तो कई और चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। इसलिए इसकी ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि एसेट को ज़्यादा दिखा देना या लाइबिलिटी को कम दिखा देना। फॉर एग्जांपल हमारी बैलेंस शीट ईयर के एंड में प्रिपेयर की जाती है, और हो सकता है कि 31 मार्च से पहले बिजनेस में कुछ परचेज़ किया जाए और वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ किया जाए, लेकिन बिजनेस के मैनेजर उसको रिकॉर्ड ना करे, तो ये विंडो ड्रेसिंग है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देना। जैसा कि इसके नेम से क्लियर है कि इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन आती है, तो इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। अगला है एक्रिवल कंसेप्ट को इग्नोर कर देना, मतलब इसमें नॉन कैश आइटम नहीं दिखाई जाती। अगला है हिस्ट्रिकल आइटम दिखाई जाती है। और नेक्स्ट हमने कैश बजट और कैश फ्लो में डिफरेंस पहले क्लियर कर लिया कि कैश फ्लो जो एक्चुअल होता है, कैश बजट जो एस्टिमेटेड होता है, फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है, मतलब एस्टिमेशन लगा के दिखाए जाते हैं। और देन अब हम बार बार कह रहे थे कि इसमें ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से दिखाया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें P&L अकाउंट, जैसा कि आपने 11th में भी बनाया होगा, इसमें P&L अकाउंट की सारी आइटम आ जाती है। करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी, मेनली ये 3 चीज़ें आती हैं। और नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करने से कितना कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट हो रहा है। मतलब इसमें फिक्स एसेट आ जाती है, जैसे हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कोई प्लांट एंड मशीनरी सेल करी,
या फिर कोई गुडविल परचेज करी या फिर गुडविल सेल करी। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, मतलब बिजनेस को फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, कितना कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट हो रहा है। इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी आ जाती है या शेयर वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटी आ जाती है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए दो परफॉर्मा यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड का कोई यूज़ नहीं होता, सो हम इनडायरेक्ट मेथड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड को हम एक बार स्टडी कर लेंगे, इसके परफॉर्मा को। ये बहुत ईजी होता है, कैश फ्लो के प्रैक्टिकल भी बहुत ईजी होते हैं। इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हम इसमें आंसर मैच कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो भी आंसर आता है वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस ही होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। देन सबसे पहले हमें लेना होगा प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर का प्रॉफिट, मतलब क्वेश्चन में ये दे रखा होता है। जैसे कि हमें 31 मार्च 2014 का कैश फ्लो तैयार करना है, तो 2014 का नेट प्रॉफिट क्या है, करंट ईयर का प्रॉफिट। उसमें कोई भी रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र करा है तो वो ऐड कर देंगे, जैसे कि जर्नल रिजर्व हो गया या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी एनी रिजर्व, तो उसको ऐड कर देते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड जो करंट ईयर का होता है उसे ऐड कर देते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इंटरिम डिविडेंड होता है जो ईयर के मिड में डिक्लेयर किया जाता है, मतलब ईयर में 2 टाइम्स डिक्लेयर किया जाता है। और प्रपोज डिविडेंड जो साल के एंड में सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर किया जाता है। तो इसमें प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे करंट ईयर का, और इंटरिम डिविडेंड जो पे किया हो उसे ऐड कर देंगे। एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ऐड करना है, नॉट टैक्स पेड। टैक्स मेड का मतलब होता है कि हमने अभी पे नहीं करा है, तो टैक्स मेड को इसमें ऐड कर देंगे। एंड रिफंड ऑफ टैक्स कोई हो तो उसे लेस कर देंगे। इसके अलावा 2 आइटम और आती हैं जिनका नाम होता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी और डेफर टैक्स एसेट। डेफर टैक्स लाइबिलिटी और डेफर टैक्स एसेट। डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अगर हमारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अभी हम इसको आगे स्टडी करेंगे क्योंकि पहले हमें इसके लिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के केस को जानना पड़ेगा। तो देन हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा, इस परफॉर्मा से क्लियर हो जाता है। एंड देन आगे करते हैं। इसमें अब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की एडजस्टमेंट करेंगे। नॉन कैश मतलब जो कैश से रिलेटेड नहीं होती, और नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नहीं होती। तो नॉन कैश में सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन आ जाता है। एंड प्रीमियरी एक्सपेंसेस जो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है, शेयर को इश्यू करने पर कोई डिस्काउंट दिया है, डिबेंचर को राइट ऑफ करा है, तो ये सब नॉन कैश की फॉर्म में होते हैं। ये आ जाते हैं गुडविल राइट ऑफ करी है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, या हमने कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग पर इंटरेस्ट पे करा है तो ये भी ऐड हो जाएगा। लॉस हुआ है सेल पर तो ये भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये सारी आइटम एक्सपेंसेस है, लेकिन ये ऐड इसलिए हुई है क्योंकि इन्हें पहले लेस कर रखा होगा, एंड लेस करने से प्रॉफिट कम हो गया होगा, लेकिन हमें ये लेस नहीं करनी थी क्योंकि हमें ओनली कैश से रिलेटेड एक्टिविटी दिखानी है। सो इन्हें ऐड कर देंगे और इनकम को लेस कर देंगे, जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट से कोई इनकम हो रही है, या फिक्स एसेट को सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है। अब इन सब को करने के बाद निकल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 4 केस स्टडी करेंगे। डिक्रीज़ इन करंट एसेट, अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो इसे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी पहले 50,000 की थी, लेकिन अब 40,000 की हो गई, तो इसका मतलब हमने 10,000 की प्लांट एंड मशीनरी सेल कर दी होगी। एसेट डिक्रीज़ हुई है, लेकिन डिक्रीज़ करने का मतलब है कि एसेट को सेल कर दिया होगा, और सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा। सो इसे ऐड कर दिया। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, जैसे हमने कोई लोन लिया तो लोन लेंगे तो कैश आएगा, सो इसे भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन करंट एसेट, कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का था लेकिन अब 1 लाख का हो गया, सो हमने 50,000 का परचेस कर लिया तो हमारा कैश चला गया, इसे लेस कर देंगे। डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, कि हमने क्रेडिटर वगैरह को लोन को पेमेंट कर दी होगी तो ये कैश कम हो गया होगा।
इन्हें लेस करने के बाद आ जाएगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे। देन आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी भी होती है। अब हम पीछे वाला केस स्टडी करेंगे जहाँ हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे थे। तो इसके लिए अगर हमारी डेफर्ड एसेट लेस हो रही है, तो डेफर्ड टैक्स लेस हो रही है, तो इसका मतलब हम इसे ऐड कर देंगे, बिकॉज एसेट लेस होने से हमने उसको सेल कर दिया होगा जिससे कैश आया होगा। सेम करेंट लाइबिलिटी वाले केस लेने और डेफर्ड टैक्स और डेफर्ड लाइबिलिटी की यहीं पर ट्रांजैक्शन करनी है, जो भी उसे ऐड या माइनस करना है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें सारी की सारी फिक्स एसेट आती हैं। जैसे हमने सेल कर दिया कोई टेंजिबल फिक्स एसेट को। टेंजिबल एसेट में क्या क्या आ जाती है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह। इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल को सेल कर दिया और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, कोई इंटरेस्ट की इनकम हुई हो, डिविडेंड की इनकम हुई हो, रेंट की इनकम हुई हो, एंड देन आ जाता है इसका रिवर्स कि हमने ये चीज़ें परचेज़ भी करी हो, कि फिक्स एसेट परचेज़ करी हो, इंटेंजिबल एसेट गुडविल परचेज़ करी हो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज़ करी हो। तो ऐसा करने के बाद निकल आता है नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी भी बहुत ईजी है। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें आ जाता है शेयर से रिलेटेड या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड एक्टिविटी। जैसे हमने कोई शेयर इशू करे हैं, डिबेंचर इशू करे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हमारी कोई इनकम हो रही है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से इनकम हो रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसे ऐड करेंगे क्योंकि कैश आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो लेस करेंगे, कैश जा रहा है। फाइनल डिविडेंड पे किया, इंटरिम डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर लोन की कोई भी रीपेमेंट कर दिया, डिबेंचर को रिडीम कर लिया। अब निकल आएगा नेट प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी या नेट कैश यूज्ड इन, कि ये क्रेडिट हो, मतलब अगर नेगेटिव आइटम आती है तो इतना कैश यूज्ड हुआ है और पॉजिटिव आइटम आती है तो इतना कैश जनरेट हुआ है। अब इसके बाद निकल आएगा तीनों आइटम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसे बोलेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ईयर का ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। इसके लिए यहाँ पर एक बेसिक टर्म और याद रखनी है कि जो हमारा ये कैश इक्विवेलेंट्स होता है, इस कैश इक्विवेलेंट में 4 चीज़ें आ जाती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन सारी चीज़ों को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करके ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ओपनिंग कैश का बैलेंस 10,000 है और इन्वेस्टमेंट 10,000 है तो 10 + 10 यानी 20,000 को लेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कैश इक्विवेलेंट में ऐड करके लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लेते हैं। देन हमारा कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा कंप्लीट हो जाता है। इसके आप क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, जैसा कि आप एक क्वेश्चन में देख भी सकते हैं। आप क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।